नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो हैं आंसर शीट देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए गए हैं केमिस्ट्री का, उसका आज हम लोग आंसर शीट देखेंगे। किस तरीके से आप आंसर शीट लिखो, यानी कि आप जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसके आंसर आप कितना बेहतर तरीके से लिख पाओ कि आप फुल मार्क्स अचीव कर सको और एक बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ जाओ। जानते हो आपकी कोरोना वायरस महामारी की वजह से काफ़ी दिनों से 7-8 महीने से हमारे स्कूल बंद है। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में या फिर किसी भी स्टेट में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमको असाइनमेंट के मार्क्स के बेस पर ही हमको जो है फाइनल आंसर रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी कि आपका जो असाइनमेंट है वो आपको हर मंथ लिखना है और हर मंथ लिखने के बाद आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं होता है, अगर ऐसी स्थिति रहती है, तब आपके असाइनमेंट के बेस पर ही आपका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। तो असाइनमेंट को आप हल्के में ना लें स्टूडेंट्स, आप एक बेहतर तरीके से असाइनमेंट लिखें ताकि आप फुल मार्क्स अचीव कर सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ पास आपको जो है क्लास 9 to 12 के लिए आपको मैथमेटिक्स और साइंस और 11-12 आपको केमिस्ट्री मैथ के यहाँ लेक्चर आपको अवेलेबल रहते हैं। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है जो मैथ और केमिस्ट्री का असाइनमेंट नहीं लिखे हैं। अगर आप मैथ और केमिस्ट्री का असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम में पाना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर लिखना है और कितना बेहतर तरीके से लिखना है कि फुल मार्क्स आप अचीव कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं केमिस्ट्री के, उसको हिंदी में आज हम लोग देख लेते हैं कि आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है कि आप एक बेहतर नंबर पा सको। यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ कि आप इस असाइनमेंट को अगर देख लेते हैं और इस पैटर्न के थ्रू अगर आप लिखते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 तक मिल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। आपका असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। क्रिस्टल जालक एवं एकल कोशिका, ठीक है, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्ति। तो पहले हम लोगों ने क्रिस्टल जालक लिख दिया है। क्रिस्टल जालक देखिए क्या होता है। क्रिस्टल जो होता है क्रिस्टली ठोस में अवयवी कणों के त्रिविम में तीनों अक्षों के सापेक्ष एक नियमानुसार व्यवस्था बनाना तथा इसके अवयवी कणों को क्रिस्टल के एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। इन बिंदुओं को ये जो बिंदु होते हैं असंख्य समूहों की व्यवस्थाओं को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। यानी कि जो बिंदु होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है, असंख्य समूह की जो व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्रिस्टल जालक के कुछ अभिलक्षण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पास से आप देख सकते हो, पहला आपका जो है यहाँ लिखा है क्रिस्टल जालक में क्या अवयवी कण अणु परमाणु एवं आयन हो सकते हैं। मतलब क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु परमाणु एवं आयन होते हैं। ओके। नंबर 2 है क्रिस्टल में उपस्थित इन बिंदुओं को जालक ऊर्जा कहते हैं। और नंबर 3 है जालक बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़ने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति प्राप्त होती है। ओके। नेक्स्ट एकल कोशिका की बात की थी, तो एकल कोशिका क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एकल कोशिका किसी भी क्रिस्टल की एकल कोशिका या इकाई सेल जालक बिंदुओं की वह सूक्ष्मतम इकाई संरचना होती है जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। ओके। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि जो क्रिस्टल होते हैं वो इकाई सेल, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल आपको मालूम है सभी को कि 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पास से सरल इकाई सेल है, यानी कि इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण जो होते हैं जालक बिंदुओं एवं मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो सिर्फ कोनों पर होते हैं। ये आप कोना देख सकते हैं, ये सिर्फ कोनों पर होते हैं, अवयवी कण कोनों पर होते हैं। ओके। और यहाँ केंद्रीय इकाई सेल जो होता है, इन इकाई सेलों के अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी होते हैं। वो कौन कौन से स्थान होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पास इसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। पहला होता है केंद्रीय इकाई सेल, केंद्रित इकाई सेल, और अंतः केंद्रित या काय केंद्रित इकाई सेल, और अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि इनके अवयवी कण जो होते हैं, इसके फर्स्ट देखिए मैंने यहाँ पास लिखा है
तो इनके जो अवयवी कण होते हैं कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। कोनों में तो होते ही हैं लेकिन केंद्र में भी उपस्थित होता है। और ये जो है हमारे पास इनके जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त इकाई सेल के मध्य में होता है। और इसमें जो होता है कोनों के अतिरिक्त समांतर फलकों पर एक एक अवयवी कण होते हैं। तो फलक केंद्रीय देख लिए, अंतः केंद्रीय और काया केंद्रित है, और अत्यह केंद्रित हम लोगों ने इकाई सेल देख लिया। अब उसके बाद इसी में नंबर 2 क्वेश्चन था चतुर्फलकी रिक्ति। चतुर्फलकी रिक्ति क्या होता है? त्रिविम सुसंकुलित संरचना की पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति जो 3 गोलों के स्पर्श करने से उत्पन्न हुई है। यानी कि अगर आप 3 गोलों को रख दोगे तो उसकी उत्पत्ति से आपका जो है बन जाएगा। 3 गोलों को रखोगे तो ये आप 3 गोलों को रखे, ठीक है। तो आपको यहाँ टच हो रहा है तो आपको ऐसे नहीं रखना है। आप कैसे रखोगे? ये देखिए, आप ये गोला रखें, ये गोला रखें और ये गोला, तो यहाँ पास आपका क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड्स। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 3 गोलों को रखने से बनी रिक्ति चतुष्फलकी रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकी रिक्ति के लिए अब त्रिज्या अनुपात हमको भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो चतुष्फलकी रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात लिख सकते हैं। यदि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई a एवं कोनों की त्रिज्या r एवं चतुष्फलकी रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r हो तो AC एक फलक का विकर्ण होगा। तो यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर है। उसके बाद यहाँ से आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं त्रिज्या अनुपात, और त्रिज्या अनुपात निकालने के बाद आप यहाँ से बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ मेरा मकसद सिर्फ आपको आंसर दिखाना है। तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं त्रिभुज ACE में लिया है, यानी ACE, इसमें आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा देंगे। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो मालूम है आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कर्ण का स्थान क्या है? A है, तो यहाँ ने AE के प्लेस में मैंने A लिख दिया, और EC भी जो है वो साइड है वो A है। तो इसको सॉल्व कर दिया तो मैंने क्या आ गया? 2A स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये A स्क्वायर, इसको रूट से निकालूंगा तो A आ जाएगा, और √2 क्या रहेगा? √2 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ से हमको AC जो था फलक का विकर्ण था, तो AC जो हमारे फलक का विकर्ण था तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R, कैपिटल R प्लस कैपिटल R, क्योंकि जो फलक का विकर्ण था उसको हम लोग रेडियस R माने थे। तो यहाँ से हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। आप आंसर देख सकते हैं, मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको। अब उसके बाद जो था हमारा, हमसे पूछा था, तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा त्रिभुज ले लिया ACF में। तो ACF यहाँ पास आप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए A है, दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखिए ACF, आपको अब ये वाला लेना है, ठीक है। आपको ये वाला लेना है, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। तो आपका R की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ से √3A आ गया आपका, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पास देखिए किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो जब हम लोगों ने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ देखिए क्या आ गया, ये तो A से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? √3/√2 नीचे बचा था और ऊपर बचा था 2। तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 2 बार लिख सकते हैं। तो ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया? √2 ऊपर, ठीक है। यानी कि √2 आपका यहाँ पास बच गया। क्योंकि आप थोड़ा सा देखेंगे तो समझेंगे। यहाँ देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? √2 × √2, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 = √2 × √2 लिख सकते हैं। तो ये वाले √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉरी, ये वाला √2, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, एक ठो नीचे बच गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू, ये त्रिज्या अनुपात आ गया। अब चतुष्फलकी रिक्ति के कुछ अभिलक्षण होते हैं, उसको देख लेते हैं। चतुष्फलकी रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात का मान कितना होता है? 0.225। इस रिक्ति का आयतन जो होता है इसका निर्माण करने वाले गोलों की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आंसर है। उसी प्रकार अष्टफल की रिक्ति है। त्रिविमीय ससंकुलन एवं दूसरे परत के
द्वित्रिकोणीय रिक्तियों से इसका निर्माण होता है, अतः वह रिक्ति जो 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है। तो इसका त्रिज्यानुपात निकाल लेंगे। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। वर्ग आपको दिख रहा होगा कि वर्ग क्या है, वर्ग आपको फिगर में मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका स्क्वायर है और ये आपका गोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप AC निकालेंगे। तो जब यहाँ से आप AC निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ पास जो AC निकाल रहे हैं आप, तो यहाँ से देखिए आपके पास बड़े गोलों की त्रिज्या कितनी है, आपके पास कैपिटल R है। ये बड़े गोलों की त्रिज्या आपकी कैपिटल R है। तो यहाँ से ये वाला 2 गोला टच हो रहा है, तो यहाँ R+R लिख देंगे, ठीक है। और ये छोटा गोला जो अंदर दिख रहा है उसका रेडियस है R। तो जब ये छोटा गोला है तो रेडियस R है, तो आप यहाँ से पूरा लेंगे तो ये R+R इतना हो जाएगा 2R। तो इसीलिए AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 स्मॉल r + 2 कैपिटल R, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। तो इस तरीके से जब हम लोग डिवाइड कर दिए तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 0.414 रेडियस आ गया। अभिलक्षण क्या होता है, इसके त्रिज्यानुपात का मान कितना होता है, 0.414 होता है। अष्टफल की रिक्ति की समन्वय संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 6 होती है, ठीक है। अब नंबर 2 क्वेश्चन आपका था विलयन का द्रव्यमान निकालना था। तो बेंजीन का द्रव्यमान दिया था और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दिया था। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं तो 144 ग्राम आ गया। अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे निकालोगे, तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को बेंजीन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। किसका द्रव्यमान मालूम होना चाहिए, बेंजीन का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 122 ग्राम। और विलियन का द्रव्यमान कितना निकाल लिए हैं, 144 ग्राम। इंटू 100 लगाएंगे क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो आप। इन सबको सॉल्व कर दोगे तो 15.28% आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान अगर आप निकालोगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है, 22, और विलियन का द्रव्यमान कितना दिया है, 144। तो इन दोनों को आप सामने रख कर डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विलियन। आपको क्वेश्चन भी लास्ट में मैं दिखा दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd का आंसर है विलियन क्या होता है। तो विलियन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का सममांगी मिश्रण होता है। सममांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ये आंसर हो गया। उदाहरण, जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाता है अर्थात विलीन हो जाता है, तब चीनी और जल का सममांगी पारदर्शक मिलियन अर्थात विलियन बन जाता है। तो विलियन के प्रकार देखेंगे। भौतिक अवस्था पर विलियन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए भौतिक अवस्था पर जो विलियन का पहला प्रकार है वो गैस गैस, फिर द्रव गैस, फिर ठोस गैस। अब गैस गैस क्या लिए, गैस का मिश्रण, यानी वायु क्या है, गैस गैस का मिश्रण है, ओके। फिर द्रव गैस का लेंगे तो वायु में जल का वाष्प। ठोस गैस लेंगे तो कपूर एवं नेप्थलीन। उसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए द्रव द्रव, फिर ठोस द्रव, फिर गैस ठोस, यानी कि एक बार ठोस द्रव ले लिए यहाँ पास, तो द्रव ठोस गैस। तो एल्कोहल और जल का मिश्रण हो गया, शक्कर एवं जल का मिश्रण हो गया, धातुओं पर गैसों का मिश्रण। उसके बाद द्रव और ठोस ले लिए तो सिल्वर अमलगम बनेगा। ठोस ठोस ले लिए तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण, ओके। अब सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देख लेते हैं। तो सांद्र विलयन, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है। तनु विलयन, वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वो असंतृप्त विलयन होता है। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, वो संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन के फॉर्म में आता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट विशिष्ट चालकता। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाती है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, कप्पा, कप्पा से डिनोट करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कप्पा। कप्पा जो होता है 1/रो होता है। तो यहाँ से L/RA इंटू चालकत्व, सेल स्थिरांक होता है। L/A क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हो S मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। अब मोलर चालकत्व, पदार्थ के 1 मोल भार से बने विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी रखने पर
दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की चालकत या चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो मोलर जो चालकता होती है इसका मात्रक S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। मोल चालकत आप लिख सकते हैं क्योंकि हमसे वो मोलर चालकत्व का पूछा था, तो हमने उसका डेफिनेशन लिख दिया और उसके मात्रक लिख दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, कोलरास का नियम हमसे पूछा है। तो कोलरास का नियम क्या होता है? तो आपसे कोलरास का नियम पूछा और उसका एप्लीकेशन पूछा, तो आप क्या लिखोगे? कोलरास का नियम लिखोगे और उसके एप्लीकेशन लिखोगे। तो कोलरास ने समान धन एवं ऋण आयन वाले अनेक प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व का अध्ययन किया और देखा, और उन्होंने देखा कि दो विद्युत अपघट्ट में कोई भी एक आयन उभयनिष्ठ हो तो उसकी मोलर या तुल्यांकी चालकताओं का मान सदैव अंतर वाला होता है इस नियम के अनुसार। तो आपको कहाँ से लिखना है? आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो देखिए, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय मोलर चालकता का मान उसके धन आयन या ऋण आयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकीय या मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होता है। ठीक है, तो इसका गणितीय निगमन लिख दीजिए आप। गणितीय निगमन किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? तो देखिए, ये देखिए मोलर चालकता का मान बोला था, तो यहाँ से हम लोगों ने मोलर चालकता, क्योंकि यहाँ पास डेफिनेशन में बोला है किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर, ये देखिए विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता, तो पर मोलर चालकता जो है m वो इन्फिनिटिव डाइल्यूशन है, और एक बार पॉजिटिव आयन और एक बार नेगेटिव आयन का योग का तुल्य होता है। तो हम लोगों ने बीच में प्लस लगा लिया। उदाहरण दे दीजिए NaCl के रूप में। तो मोलर चालकता NaCl टू इन्फिनिटिव, मोलर चालकता एक बार आयन प्लस लिया और एक बार इन्फिनिटिव, एक बार माइनस लिया एक बार इन्फिनिटिव। BaCl2 का देख लीजिए आप, तो BaCl2 एक बार Ba2 प्लस एक बार क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप असाइनमेंट को लिखते हैं स्टूडेंट तो बहुत ही बेहतर नंबर आपको मिल सकता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप वहाँ देख सकते हैं। हमसे 5 क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड लास्ट आपका क्या था? 5th नंबर का क्वेश्चन था, चौथा और ये 5वां। ये पाँचों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से अपना असाइनमेंट बना सकें और बेहतर तरीके से देख पाएँ। अगर आप स्टूडेंट इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं और वहां से आप इसको PDF के थ्रू आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो पूरा वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ बेहतर तरीके से शेयर करिए ताकि आपके लिए मैं और भी बेहतर वीडियो बना करके असाइनमेंट का लाता रहूं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही।